हेलो मैं ऐसे सामी, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इसको आप एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। इंटीग्रेशन का आप क्या बोल सकते हो? एंटी डेरिवेटिव। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप आसान सा आंसर दोगे, दिस इज डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। और एंटी का मतलब इनवर्स। तो डिफरेंशिएशन का इनवर्स ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ही क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स कर दो तो वो आ जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया दीदू। तो अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो आप बोलोगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है भाई, है ना? तो 2x का इंटीग्रेशन ही क्या होगा? 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता है। मतलब उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन का डिनोशन कैसे करेंगे? जैसे कि डिफरेंशिएशन का डिनोशन कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स करते हैं, है ना? तो इंटीग्रेशन का डिनोशन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन का डिनोशन करते हैं हम कुछ इस तरीके से। पहले ये साइन बनाते हैं, फिर यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx की रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx की रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन में dx जो है डिवाइड में आता था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता है। तो जब हम इसका जो है इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास कोई नया फंक्शन आता है, कोई नया फंक्शन आता है, साथ में आता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर c क्या है? c है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है आपका? यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। साथ में जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं किसी फंक्शन का, तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है और साथ में हमें कांस्टेंट मिलता है। वही चीज जैसे डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो मुझे नया फंक्शन मिला कि नहीं मिला? 2x नया फंक्शन है। ठीक है, तो 2x नया फंक्शन है। अब अगर इसके साथ में ही c आ जाता तो वो क्या बन जाता? हमारा कांस्टेंट बन जाता। कौन सा कांस्टेंट? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। लेकिन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नहीं होता, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है और उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ तक भी क्लियर हो गया भाई? तो जैसे कि डिफरेंशिएशन में मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था? हम क्या करते थे? वाई को एक्स पढ़ लेते थे, है ना? तो ये बन जाता था एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और x की जगह पे y लिख देते थे। और जिस भी चीज को x पढ़ा उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर हमने y को x पढ़ा तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाता था, है ना? बहुत सिंपल था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो dx की रिस्पेक्ट में, तो वो फंक्शन भी क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए। अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे कि f ऑफ y का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर dx नहीं लिख सकते आप, इसको dx की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपको f ऑफ y को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर किसकी रिस्पेक्ट में करोगे? आप dy की रिस्पेक्ट में करोगे। ये नहीं कि f ऑफ y का इंटीग्रेशन dx की रिस्पेक्ट में करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप f ऑफ x का इंटीग्रेशन कर रहे हो dy की रिस्पेक्ट में, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जिस भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में करोगे। जैसे यहाँ पर x का इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर यहाँ पर y का इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर y की रिस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन होता है ये दो टाइप्स का होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है दो टाइप्स का होता है। इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनेट, और सेकंड होता है आपका डेफिनेट। ठीक है, एक होता है इंडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट। अब इंडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट क्या होता है भाई? तो देखो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? कोई रैंडम फंक्शन होगा हमारे पास और उसका हम उठा करके इंटीग्रेशन कर देंगे। कोई रैंडम फंक्शन होगा हमारे पास, उसको उठा करके इंटीग्रेशन कर देंगे। दिस इज इंडेफिनेट, है ना? अब डेफिनेट में क्या होगा? हमें करना तो इंटीग्रेशन ही है, हमें किसी फंक्शन का करना तो इंटीग्रेशन ही है, लेकिन किसके साथ में? लिमिट्स के साथ में इंटीग्रेशन करना है। ए से लेकर बी तक आपको लिमिट गिवन होगी और किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स के साथ में, उसे क्या बोलते हैं? डेफिनेट बोलते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को ज्यादातर केसेस में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आपके कुछ मैं कह दूं कि प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको पढ़कर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इंडेफिनेट में हमें दिक्कत आती है ना? तो डेफिनेट आपको कहाँ पर पढ़ना है? डेफिनेट आपको पढ़ना है 7.8, 9 आगे के एक्सरसाइजेस में, और इंडेफिनेट पढ़ना है आपको 7.1 से लेकर के 7.7 तक। ठीक है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें पढ़ करके करनी होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊं, तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला आप लिखो। अगर हम इंटीग्रेशन करें एक्स रेज टू पावर एन का, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं एक्स रेज टू पावर एन का, तो ये क्या होगा? ये होगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1
अपॉन में n+1, मतलब एक पावर प्लस हो जाएगी। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर माइनस होती थी, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर प्लस होती है। अब एग्जांपल भी ले लेते हैं भाई, एग्जांपल लेने में क्या दिक्कत है। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ इंटीग्रेशन करो x⁻², का, ठीक है, इंटीग्रेशन करो x⁻², का, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻² का इंटीग्रेशन x⁻²+1, पावर में +1 करना है, तो हो जाएगा 3, अपॉन में क्या हो जाएगा 2+1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो x⁻² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ अपॉन में 3 प्लस में c आपको लिखना जरूरी है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ भाई, है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन करना है x⁻5 का, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर ऐड करनी है, एक पावर प्लस करनी है, 5 में एक प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे भी लिख देंगे 6, प्लस में आ जाएगा c। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, एक बार फॉर्मूला याद हो जाए, बहुत सिंपल है हर चीज। अब अगर मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताऊँ इंटीग्रेशन का, तो अगर आपके पास में कोई कांस्टेंट है, मैं यहाँ पर कांस्टेंट को कैसे डिनोट कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और साथ में फंक्शन है, तो आपका इंटीग्रेशन करना है पूरे के पूरे फंक्शन का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर लिखोगे, ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का, ठीक है। कांस्टेंट के साथ में अगर आपका फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन करोगे फंक्शन का। वहां पर भी ऐसे ही करते थे, डिफरेंशिएशन के करते थे, अगर हम किसी फंक्शन का अगर उसके साथ में कांस्टेंट होता था तो उसको हम बाहर लिखते थे, है ना। जैसे कि अगर हमें 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 को बाहर लिखेंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 3x², ठीक है, 3x² का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, 3 को बाहर लिखोगे, 3 को बाहर लिखोगे, x² का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ अपॉन में 3, ठीक है, तो x³ अपॉन में 3 प्लस में c, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। समझ में बन रहा है, समझ में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि आपको हो गया 2x³, ठीक है, 2x³ का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, 2 को बाहर लिखोगे, इंटीग्रेशन करोगे x³ का इंटीग्रेशन पावर प्लस करनी है, 3 में 1 प्लस होगा 4 हो जाएगा, नीचे भी क्या करना है 1 प्लस करना है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 2 प्लस में c, तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁻4 अपॉन में 2 प्लस में c, तो 2x³ का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x⁻4 अपॉन में 2 प्लस c। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो ऐसे और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस लगाने से पहले ना कुछ फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन के जो तुम्हें आने ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन चैप्टर में यूज होने वाले हैं सभी के सभी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन कर लो, और अगर याद नहीं है तो चलो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सभी के सभी फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए, तो मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पर, और तुम ये मत सोचना कि कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर कुछ भी हुआ है, जो भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना सभी के सभी एज इट इज याद करने, ठीक है। मैंने कोई भी गलती नहीं करी है इन फॉर्मूलाज के अंदर। तो चलो सारे के सारे फॉर्मुलाज देख लो। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के कुछ फॉर्मुलाज है, 4 फॉर्मुलाज यहाँ पर लिखे हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी इंटीग्रेशन के अंदर ये टर्म्स दिख जाती हैं तो आप उनकी जगह पे डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन फॉर्मुलाज है, और सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। मेथड पूरा मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। आप पहले फॉर्मुलाज देख लो एक बार। यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मुला, अगर आपको ये चीज दिख जाती है, यहाँ पर क्या है, ए जो है कोई कॉन्स्टेंट है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो वहां पर अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, एक्स की टर्म में कोई आपके पास वैल्यू है, साथ में आपको कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कहीं बार क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म जो है आगे आ जाती है, बीच में माइनस और पीछे जो है एक्स वाली टर्म आ जाती है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला ये वाला होगा, बस साइन का डिफरेंस आ जाता है और बाकी कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत से फॉर्मूलाज है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर रूट लग जाता है, माइनस का साइन है, रूट अगर ऊपर लग जाता है तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। अगर रूट लग जाता है, कांस्टेंट आगे आ जाता है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज है जो कि आपको आने ही चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है ना कि इंटीग्रेशन में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, जैसे कि मैं आपको लिख के देती हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में ax² प्लस में bx प्लस में c, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको कहीं पर भी ऐसा दिख जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को उठा लो, ax² प्लस में bx प्लस में c। जहां पर भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए ना, उस इक्वेशन के साथ में तुम्हें यही करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, a को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर मैं a को कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पर तो बचेगा x² प्लस में, अब यहाँ पे a नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, a डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b अपॉन a इंटू में x, ठीक है, प्लस में यहाँ पे जाएगा c अपॉन a। यहाँ तक आ गया सबको। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a को बाहर ही रहने देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x लिखेंगे प्लस में b
अपॉन में 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 2a, ठीक है। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे सी अपॉन ए एज इट इज आ जाएगा, मतलब जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म होगी वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, माइनस का और इस टर्म का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे जाएगा बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर। यही चीज आपको करनी है, ठीक है। जो मैं आपको कह रही हूँ वही करना है। इस वाली टर्म का क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना है और सी अपॉन ए में से माइनस कर देना है। बस यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है, जो भी फॉर्मुलाज यूज होते हैं वो यूज करने हैं और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में हो तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब कई बार क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर होती है, जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ dx अपॉन में। अब इन चीजों को ना स्किप मत करना, छोटी छोटी सी ट्रिक है या फिर मैं कहूँ टेक्निक्स हैं जो कि आपको क्वेश्चंस को करने में आसान बना सकती है। देखो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी है, अगर ये रूट के अंदर होगा तो आप क्या करोगे, यही जो मैंने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करा है ना, इसी मेथड को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके बाद में क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर तो क्या बनेगा, यहाँ पर तो ओपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मुला बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मुला बन जाएगा। तो ऐसे ही जो है आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके अगर ऐसे गिवन हो तो आप कर सकते हो, है ना, आराम से कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें गिवन होती है लेकिन ऊपर क्या होता है, px प्लस क्यू की फॉर्म होती है। क्या होती है, px प्लस क्यू की फॉर्म होती है। तो इस कंडीशन में अगर आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ऐसे कुछ गिवन हो तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले तो देखो इस px प्लस क्यू को उठा लोगे, इसको हम कंपेयर करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी प्लस में बी से। इस चीज से हम इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, इस वाले को ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2ax प्लस में bx का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होगा, bx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा b और c का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और साथ में ये जो b है इसको मैं एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, जो x वाली टर्म्स है उनको p के साथ में कंपेयर करना है, जो ये कांस्टेंट टर्म्स है उनको q के साथ में कंपेयर करना है, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्वेश्चन की बात हो गई। तो चलो यार, और बातें तो बहुत हो गई है, बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। अब ये होता क्या है, इसको मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब dx का, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो एक्स क्यूब का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, डी बाई डी एक्स कर दें किसका, एक्स क्यूब का, तो ये क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ पे जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, यही आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आपके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के इक्वल आ जाए, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपके डिनोमिनेटर को क्या मान लोगे, आप एक्स क्यूब को मान लोगे, क्या t मान लोगे, ठीक है। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, 3x स्क्वायर हुआ था ना, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dt अपॉन में क्या आएगा, dx आएगा। dx के रिस्पेक्ट में करें हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जाएगा dt अपॉन में dx। अब इस dx को उस साइड भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये dx इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे dx आ जाएगा, इधर dt रह जाएगा। अब देखो भाई, अब अगर मैं यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर dx है, यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर dx है, तो 3x स्क्वायर dx की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, dt लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और यहाँ पर x क्यूब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं भाई। तो देखो इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज लगाएंगे, 3x स्क्वायर dx की जगह पे लिखेंगे dt, अपॉन में हो जाएगा t। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू dt क्या होता है, dt ही होता है। अब देखो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, 1 अपॉन x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, log x होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। जब भी इंटीग्रेशन करो साथ में कांस्टेंट लिखना जरूरी है। अब देखो t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वापस से पुट कर दो, तो यहाँ पर जाएगा log एक्स क्यूब प्लस में c। तो बस यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, अगर आपके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के इक्वल आ रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को t मान सकते हो, न्यूमरेटर को dt मान सकते हो और क्वेश्चन में को सॉल्व कर सकते हो। इसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, बस आपको फॉर्मुलाज याद होने चाहिए और आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मुलाज बता दिए हैं। अब इन्हीं के ऊपर बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस में e⁻x इंटू में dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, दोनों टर्म्स के साथ में इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो ये हमने इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x²। तो x² का इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे हम, देखो यहाँ पे x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन में n+1 होता है, यानी कि पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2+1, x⁻2+1 क्या हो जाएगा, x⁻3 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 2+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो देखो इस 3 को हम क्या करेंगे, 2 के डिवाइड में लिख देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2/3 x³ प्लस में e⁻x प्लस में c। तो देखो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो चलो अब ऐसे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं हम इंटीग्रेशन का। तो जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ sec² अपॉन में cos² इंटू में dx। तो ये क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज के अंदर भी है ये क्वेश्चन आपका। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये जो गिवन है, सबसे पहले तो देखो sec² को हम क्या लिख सकते हैं, sec² को हम लिख सकते हैं 1/cos² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। cosec² को हम लिख सकते हैं 1/sin², क्योंकि रेसिप्रोकल ही तो होता है, cosec² क्या होता है 1/sin² का, वो रेसिप्रोकल होता है, यही तो होता है। तो चलो सबसे पहले तो ये कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 1/cos², sec² की जगह पे cosec² को हम लिख देंगे 1/sin²। यहाँ तक हो गया, चलो भाई यहाँ तक तो हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये ऊपर जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा sin² अपोन में cos² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा dx। देखो क्या करा मैंने, ये 1/cos² था, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin² अपोन में 1, तो ये मल्टीप्लाई होकर यही चीज आएगी, ठीक है। अब देखो sin² अपोन में cos², तो ये क्या बनता है, ये बनता है tan², sin x अपोन में cos x क्या बनता है, tan x बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये tan²x यहाँ पे हो जाएगा dx। अब tan²x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि 1 + tan²x क्या होता है, 1 + tan² होता है sec²x, यही होता है, ठीक है। तो अगर हम मुझे tan²x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी, sec²x माइनस में 1 आएगी। तो tan²x को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ ना, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा sec² माइनस में 1। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहाँ तक हो गया। अब देखो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, यही होता है sec² का इंटीग्रेशन tan x माइनस में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और ये क्यों होता है, देखो d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास बचता है x, यहाँ पर जाएगा tan x माइनस में x, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा c। यही बस यही करना था, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, tan x माइनस में x प्लस c आ गया। अब एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है sec x इंटू में sec x प्लस tan x dx का करना है हमें इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, sec x को मल्टीप्लाई करा दो अंदर की साइड में, तो यहाँ पर बन जाएगा sec x इंटू sec x, हो जाएगा sec² प्लस में, यहाँ प्लस का साइन यहाँ पे लिख दिया, sec x इंटू में यहाँ पे हो जाएगा sec x tan x, और यहाँ पर हम लिख देंगे dx। अब देखो इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ठीक है। अब इन दोनों के हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² का इंटीग्रेशन होता है भाई tan x, है ना, प्लस का साइन। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, ठीक है, sec x होता है, और साथ में हम लगा देंगे कांस्टेंट, हमने इंटीग्रेशन करा तो कांस्टेंट आ जाएगा, बस यही था, हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन देख लिए जो कि फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं, फॉर्मूला से जिनका इंटीग्रेशन होता है वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन तो करने बनते ही हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x
अपॉन में 1 + x² dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं 1 + x² का डिफरेंशिएशन कर दूं तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ 1 + x² क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन को अलग अलग करके लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ x²। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब तक कांस्टेंट टर्म के साथ में वेरिएबल होता है तब तक तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन जब वेरिएबल नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x² क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, है ना। x⁴n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, उसी से हमने इसको लगाया है। तो देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है 2x, और देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर 2x बन रहा है तो हम इस टर्म को क्या मान सकते हैं, इस टर्म को मान सकते हैं क्या, t मान सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 + x² = t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt/dx, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने हैं तो यहाँ पे जाएगा dt/dx। अब इस dx को उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा 2x × में dx = हो जाएगा dt। अब देखिए 2x × में dx, इसको क्या मान सकते हैं, dt मान सकते हैं। 1 + x² को हमने t माना था, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt/t हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 मान लूं तो 1 × dt तो क्या होता है, dt होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log t। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो वैसे हमने इसको सॉल्व करा। अब हमने इंटीग्रेशन करा है तो साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट भी आएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है हमारे पास, t है हमारे पास 1 + x², यहाँ पे जाएगा log 1 + x² प्लस में c। बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कर लिया हमने इसका भी क्वेश्चन। अब लगाते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 1 माइनस में x⁻6 dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब भाई सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, अगर मैं इस x⁻6 को क्या लिख दूं, यहाँ पे देखो x² अपॉन में 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x⁻6 को अगर हम लिख दें x³ का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा वापस से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a² माइनस x² का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, हमने पहले वाली वीडियो के अंदर करा भी था, सॉरी अभी करा था थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे तभी हमने देखा था क्या होता था इसका फॉर्मूला, 1/2a log a माइनस x अपॉन में a + x, यही फॉर्मूला होता था। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी तरह बना देंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अगर मैं x³ का डिफरेंशिएशन करूँ, अगर मैं x³ का डिफरेंशिएशन करूँ क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ आएगा हमारा 3x², यही आएगा ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे तो सिर्फ x² ही है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ और इधर डिवाइड कर दूँ, 1/3 बाहर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, वापिस से x² आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे ना, इस x³ को क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे t, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर इसको t मान लेंगे, x³ को मैंने t मान लिया, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। अब इस dx को उस साइड भेज दो तो हमारे पास आ जाएगा dt = 3x² dx। अब देखो यहाँ पर 3x² dx की जगह पे ये लिखेंगे और t की जगह पे क्या लिख देंगे, सॉरी x³ की जगह लिख देंगे t। अब आगे वाले पेज पे मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/3 को हम बाहर एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन एज इट इज लगेगा, 3x² dx की जगह पे dt लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो आप, और x³ की जगह पे t लिखेंगे, वहां पर x³ का होल स्क्वायर था, यहाँ पर हो जाएगा t²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इस dx को यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये a² है, a क्या था यहाँ पे कांस्टेंट था, तो ये a² हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। अब a की जगह पे 1 पुट करेंगे, x की जगह पे t पुट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करते क्या आ जाएगा, 1/3 बाहर लिखेंगे, और वहां पर क्या था 1/2a था, तो 1/2 × 1 क्या होता है, 2 × 1 तो 2 ही होता है, तो यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए log आ जाएगा, मोड का साइन लगाएंगे, वहां पर था a माइनस में x, तो 1 माइनस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस में आ जाएगा t, और नीचे था a प्लस में x, सॉरी ऊपर था a प्लस में x, नीचे था a माइनस में x, तो यहाँ पे जाएगा a माइनस में t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लगा देंगे प्लस में c क्या है, कांस्टेंट है, हमने इसका इंटीग्रेशन करा है ना, ये इंटीग्रेशन ही करा है हमने यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब देखो यहाँ पे जाएगा 1/3, यहाँ पे जाएगा 1/2 log, अब t की जगह पे क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या थी, x³ थी, और यहाँ पे जाएगा a माइनस में x³ प्लस में c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको फॉर्मूला वाले इंटीग्रेशन भी यहाँ पे बता दिए हैं, x³ x² कैसे चेंज करना है। तो अगर आपको कहाँ पर x³ दिख जाए, x⁻6 दिख जाए, तो उसको आपको ऐसे ही चेंज करना है x² में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना है, मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, i = इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन में √(x
एक्स स्क्वायर माइनस में 1। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके देखना है एक बार खुद से, ठीक है। ये आया भी हुआ है पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप खुद से करके देखना। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।